नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं HPSSC हमीरपुर द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उनका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, जिसमें कि हमें जीके देखने को मिलता है, हिंदी देखने को मिलती है और इंग्लिश देखने को मिलती है। उन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जो हम आंसर आपको बताएंगे वो HPSSC द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यह है पोस्ट कोड नंबर 939 का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है। हमें यहाँ पर पूछा गया है सिंधु घाटी की जो विशेषता है उसके बारे में, सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस हैं पक्की ईंटों के भवन, ऑप्शन बी है कला और स्थापत्य, सी है पूजा स्थल और डी है प्रथम वास्तविक आचर। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों के भवन। तो ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव पड़ा था। तो हमें जो भारत में वैदिक संस्कृति आई थी उसका प्रभाव बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण, ऑप्शन बी संस्कृत का विकास, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र की प्रगति और ऑप्शन डी अन्य वैश्विक संभावनाओं की उत्पत्ति। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, वैदिक संस्कृति से। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, बुद्धास प्रीचिंग वर मेनली इन रिगार्डेड टू। जो हमारे बुद्ध के उपदेश हैं वो मुख्य रूप से किसके संबंध में थे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है एक ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन सी है विचार और आचरण की शुद्धता और ऑप्शन डी है कर्म कांडों का प्रचलन। तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार और आचरण की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hindu colonies were founded in the South East Asian countries mostly during the period of। हिंदी में बोला गया है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, जो हमारे दक्षिण पूर्व के एशियाई देश हैं उनके बारे में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए थे। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास दक्षिण पूर्वी देशों में हिंदू उपनिवेश जो है वो किस काल में आया था या स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए है गुप्त काल में, ऑप्शन बी है मौर्य काल में, ऑप्शन सी है राजपूत और ऑप्शन डी है चोल। तो हमारे यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चोलों के समय। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो जो हमारा मुगल थे, मुगल साम्राज्य का पतन के लिए सबसे यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। कौन सा जो ऑप्शन है वो मुगल काल के पतन के लिए जिम्मेवार नहीं था। क्या है, ऑप्शन ए औरंगजेब की दक्षिण नीति, ऑप्शन बी औरंगजेब की धार्मिक नीति, ऑप्शन सी मनसबदारी प्रणाली और ऑप्शन डी है साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो मनसबदारी प्रणाली जो है वह मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेवार नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। बोल रहा है कि पल्लवा किंग आर रिमेंबर्ड एज द मेकर ऑफ रॉक कट टेम्पल्स एट। तो पल्लव राजा रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं। तो हमें बताना है कि वो रॉक कट मंदिर जो हैं वो कहाँ पे बने थे पल्लवों के समय में। ऑप्शन है रामेश्वरम, ऑप्शन बी है तंजावुर, ऑप्शन सी है खजुराहो और ऑप्शन नंबर डी है महाबलीपुरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर। नेक्स्ट है हमारे पास, द सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा वाज। सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था वो कौन था। ऑप्शंस हैं गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक और ऑप्शन डी है हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने क्या करा था,
इसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ऑप्शंस हैं हमारे पास। ए, उनकी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन में उनकी भूमिका। ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी। या फिर ऑप्शन डी है उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने क्या किया था? भारत की सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधा था। इससे क्या हुआ? हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान है, उसका निर्माण हुआ था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर री अनाउंस हिज नाइटहुड। तो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि उनको अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, तो उसको उन्होंने क्यों लौटाया था? ऑप्शन है हमारे पास। ए, वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते थे और उसका अध्यक्ष बनना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी, वह भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किए गए संवैधानिक सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, उनका हृदय पंजाब में अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों, विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर, जो जनरल डायर था, उन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया था, उनके द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यवस्थित होके। या फिर ऑप्शन नंबर डी है वह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में भाग लेना चाहते थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उनसे दुखी होकर उन्होंने अपने जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी जीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था कि ऑप्शन ए है यह बड़े पैमाने पर एक विशाल आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी, जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, इसने लोगों की सहन करने की क्षमता और इच्छा को दर्शाया। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन जो हैं वो सही दिए गए हैं। कौन कौन सा है? एक तो ऑप्शन नंबर ए और एक है ऑप्शन नंबर बी। तो असहयोग आंदोलन क्या था? एक बड़े पैमाने पर एक विशाल आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर बी है जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे पूरे भारत में, वहाँ पे अहिंसा का प्रयोग किया गया था। कोई भी हिंसात्मक घटना करने से यहाँ पर रोका गया था। ये हमारे पास 150th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। बोल रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है। तो भारत के संविधान और अमेरिकी संविधान या भारत में और अमेरिका में कौन सी विशेषता जो है वो दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी है दोहरी न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संविधान में 3 सूचियां, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास संविधान के निर्वचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे सुप्रीम है, वहाँ पे दोनों ही देशों में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है और ये आर्टिकल 19 से संबंधित है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्टतः उल्लेखित नहीं है। हमें बात बतानी है जो कि आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन हैं हमारे पास। ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, निर्बाध संरचना की स्वतंत्रता। और ऑप्शन नंबर डी, प्रेस की स्वतंत्रता। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस की स्वतंत्रता। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार बोला गया है और यह आर्टिकल 19 में आता है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है, जबकि इसका उल्लेख जो है वह भारत के संविधान में नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए राज्यसभा मेंबर।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। साथ में आपको लोकसभा के मेंबर्स की न्यूनतम आयु, साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु के बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो इनकी उम्र होती है 35 वर्ष, 35 वर्ष का नागरिक होना चाहिए वो, और लोकसभा जो है वो 25 वर्ष का नागरिक होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तो क्या होता है, किस कारण होता है? ऑप्शन ए है सरकारी ऋणों का पुनर्भुगतान रुक जाएगा। ऑप्शन बी है लोक सेवकों को वेतन का भुगतान स्थगित होगा। ऑप्शन सी है कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। और साथ में ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास संघीय बजट प्रस्तुत नहीं होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। तो जब हमारा वित्तीय का आपातकाल लगेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, तो क्या होगा, जो हमारे पास कर्मचारी जो हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका वेतन, उनकी सैलरी या भत्ते अलाउंसेस, उनमें कटौती हो सकती है या की जा सकती है। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अनुसार लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पस ऑफ। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो किस उद्देश्य से किया गया था? तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए उद्योगों का वित्त पोषण, ऑप्शन बी है ऋण सुविधाओं में सुधार, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण, या फिर ऑप्शन डी है जमाओं की सुरक्षा में सुधार। जो जमा की गई राशि है उनकी सुरक्षा में सुधार, या फिर ऋण सुविधाओं में सुधार, अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण, या फिर उद्योगों का वित्त पोषण। तो इसमें सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कोई भी सही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत ठहराया गया था HPSSC द्वारा। तो इसको क्या कर दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। जो मौद्रिक नीति होती है हमारी, उसका अप्रत्यक्ष साधन क्या है? ऑप्शन ए है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ऑप्शन बी है नगद कोषानुपात, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ऑप्शन सी है बैंक दर, बैंक रेट, और ऑप्शन डी है खुले बाजार की क्रियाएं, इनके ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये क्या है, यह मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी का अप्रत्यक्ष साधन है। नेक्स्ट है हमारे पास द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो वातावरण की सबसे निचली परत है उसका नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर, या फिर क्षोभ मंडल। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक। जो कार्यांतरित चट्टान है वो कौन सी है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, या फिर संगमरमर। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर सही हो जाएगा। आपको बताना है ये कौन से टाइप की रॉक से है या चट्टान है, संगमरमर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाय टू नैरो स्ट्रिप्स फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड। हिंदी में बोल रहा है कि मुख्य सागर संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं खाड़ी, ऑप्शन है भूसंधि, ऑप्शन है समुद्र ताल, या फिर ऑप्शन डी है जल मध्य डमरू। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, समुद्र ताल। क्या होता है? समुद्र ताल। ठीक है, तो ये बात कर रहा है उस क्षेत्र की जो कि समुद्र से लगा हुआ होता है, और समुद्र जो है वो एक बाउंड्री बनाता है जहाँ पे एक तरफ समुद्र शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास ज़मीन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? समुद्र ताल बोलते हैं, लैगून इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियन डेजर्ट इज़ नोन एज।
जो हमारा भारत का रेगिस्तान है इसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है गोबी, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन सी है थार और ऑप्शन डी है आटाकामा। तो इसमें सही आंसर हमारे पास होगा थार मरुस्थल कहाँ पे है? भारत में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बोला है लोकटक इज ए। तो लोकटक क्या है? एक नदी है, घाटी है, पर्वतमाला है या फिर झील है? तो ये हमारे पास एक झील है। लोकटक झील कहाँ पे है? यह है मणिपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इस झील पर एक नेशनल पार्क भी है और उस नेशनल पार्क का नाम आपने हमें बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास 162 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर। तो जब समर आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तब कौन सा क्षेत्र जो है वह निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है? ऑप्शंस हैं ए कच्छ ऑफ रण, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भारत या ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय जो है वह निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। फिर क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो हमारे पास मानसून है वो जाती है। इसी प्रकार ये पूरे भारत में बारिश लेके आती है। नेक्स्ट है हमारे पास 163 द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो वैली ऑफ फ्लावर है वो कौन से राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी। ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। आगे है मुंबई हाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई हाई इज रिलेटेड टू। जो मुंबई हाई नाम का एक जगह है, एक स्थान है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए पेट्रोलियम, बी लौह आयरन, ऑप्शन सी मकबरा यानी कि टॉम और ऑप्शन डी जूट यानी कि जूट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। मुंबई हाई इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 बोल रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स। जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है जल, ऑप्शन सी है ऊष्मा और ऑप्शन नंबर डी है सूर्य प्रकाश। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या हमें ज़रूरी होती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 166 द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। तो जो मानव रुधिर है, रुधिर यानी कि खून या रक्त, खून या रक्त। तो मानव रक्त जो है उसमें सबसे बड़ी मात्रा में कौन सी जो शुगर है या शर्करा है वो उपस्थित होती है? ऑप्शंस हैं सक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज या ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा शुगर कौन सी होती है ह्यूमन ब्लड में? तो वो होती है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया एक क्या है? आंखों की बीमारी है। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उस समय कौन सा जो हमारे पास लेंस है वो यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है समअवतल लेंस और फिर ऑप्शन डी है समतलोत्तल लेंस। यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कनकेव लेंस, ऑप्शन सी प्लेनो कनकेव लेंस और ऑप्शन नंबर डी प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस कब यूज़ होता है? जब हमें मायोपिया होता है या किसी भी व्यक्ति को मायोपिया है तो उसको कौन सा लेंस या कौन सा चश्मा लगता है? कनकेव लेंस वाला। और जब हमारे पास हाइपोमायोपिया होता है, हाइपोमायोपिया, तो उस समय क्या यूज़ किया जाता है? कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। तो जो हमारा पंखा होता है जिसे हमें हवा आती है उसमें गति को परिवर्तन करने के लिए क्या चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए प्रवर्धक, ऑप्शन बी है नियामक, ऑप्शन सी है स्विच या ऑप्शन डी है प्रतिशोधक। यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या फिर रेक्टिफायर।
यह हम अपने घरों में आमतौर पर यूज़ करते हैं। क्या है ये? रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेगुलेटर। नेक्स्ट की बात करते हैं 169। बोल रहा है कि केमिकली लाइम वाटर इज़, तो लाइम वाटर जो है या फिर चूने का पानी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, या उसको हम रासायनिक रूप से क्या बोलते हैं? क्या कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 170th क्वेश्चन। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। तो ऐसे जो हमारी धातु है, मेटल है, उसके बारे में बताना है जो कि स्वयं के ऑक्साइड की एक परत द्वारा सुरक्षित होता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास चांदी, कैल्शियम, लौह या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 170 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्यूमिनियम। तो दोस्तों हम आज यहीं तक बात करते हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, और ये सब क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।